जंक्शन डायोड जो है वो पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्पेशल पर्पस डायोड्स पढ़ाऊंगा। और इस आर्टिकल के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं जिसपे आप अलग अलग तरह के डायोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये सभी जो डायोड्स हैं ये बड़े ही एप्लीकेशन ओरिएंटेड हैं, अलग अलग खास पर्पजेस से इन डायोड्स को डिज़ाइन किया गया है और ये उस काम में इस्तेमाल होते हैं। और इनमें से कई ऐसे डायोड्स हैं जो आपके लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट के पार्ट्स भी हैं, जिनको आपको एक्सपेरिमेंट करना भी है। अपने में से कुछ बैचेस में करा भी दिया गया होगा, जैसे कि जेनर डायोड। जेनर डायोड का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जिसको कई बार आप एक्सपेरिमेंट में आपसे मुलाकात होती है। कैरेक्टरिस्टिक जब आप उसका स्टडी करते हैं तब भी, या जब आप उसके रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट आप डिस्कस करते हैं या कॉमन पावर सप्लाई डिस्कस करते हैं, तब भी जेनर डायोड के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, वो इसमें पढ़ेंगे। और दूसरा जो डायोड है जो आपके लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाला है, कुछ लोगों ने किया भी होगा उस पर एक्सपेरिमेंट, वो है फोटो डायोड। सो एक तरीके से ये जो अब हम हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं इस यूनिट का, वो आपके थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल में आपके लिए वाइवा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और थर्ड ईयर में विशेष तौर पे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंस अच्छी रहेगी और आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल पर्पस डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड में सबसे पहले जिस डायोड के बारे में पढ़ेंगे वो है जेनर डायोड। और जेनर डायोड को पढ़ने के लिए जरूरी है कि उसके एक खास फिनोमेना के बारे में जानना, क्योंकि जेनर डायोड तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ते आ रहे होंगे, फिर भी उसके खास फिनोमेना को जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन ब्रेकडाउन। और उस फिनोमेना के कारण ही आप जो है उसको ही, जिसे कहते हैं कि टेम करते हैं, उसको अपने लायक बनाते हैं, और तब आप जेनर डायोड बना पाते हैं। तो ब्रेकडाउन क्या होता है और कैसे अचीव किया जाता है, शुरू में हम इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन हम फिर जेनर डायोड पर वापस आएंगे। तो ब्रेकडाउन क्या है? नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि पी जंक्शन का जो डिप्लीशन रीजन है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। आपको याद होगा कि पी इंजेक्शन डायोड में को हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक पोर्शन होता है जिसे कहते हैं पी सेक्शन, जिसके अंदर की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और आयन होते हैं। और एक होता है एन सेक्शन, जिसके अंदर भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं रिस्पेक्टिवली, और आयंस भी होते हैं। और बीच में एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई तरह का चार्ज रीजन नहीं होता है, कोई तरह का चार्ज कैरियर नहीं होता है, ना मेजॉरिटी ना माइनॉरिटी, उसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, अगर इसको किसी तरीके से खत्म कर दें तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रेक डाउन, और कंप्लीट नाम इसको आप कहेंगे कि डिप्लीशन रीजन ब्रेकडाउन। जब डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस कारण एक हमको कैसे पता चलता है कि हम ब्रेकडाउन हो गया? तो उसका एक ये सिम्टम है कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो लार्ज अमाउंट में फ्लो करती है। तो इसका मतलब ये है कि डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन हो गया है। इसका मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात कह दी तो इससे सीधे जाहिर है कि ये एक रिवर्स बायस में जब इंजेक्शन ऐड होता है तभी ये फिनोमेना होता है। फॉरवर्ड बायस का ये फिनोमेना नहीं है। एक चीज और आपको याद होगी कि रिवर्स बायस पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि पी इंजेक्शन डायोड में जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग बढ़ाते हैं, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो बढ़ती जाती है विथ इंक्रीज इन द वोल्टेज। और ये जो ब्रेकडाउन होता है ये एक सर्टेन वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज पे होता है। आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ तो बढ़ती जा रही है। तो अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाए तो एक तरीके से कहा जाए कि डिप्लीशन रीजन तो ग्रो कर रहा है, तो फिर डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? वोल्टेज बढ़ाने पर डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? कोई चीज ग्रो कर रही थी तो खत्म कैसे हो गई? तो ये कहते हैं एक सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू और सर्टेन पॉइंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज है जिस पर कि डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय होता है। अगर आप जो आप रिवर्स वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं पी इंजेक्शन डायोड के अक्रॉस, अगर आप उस सर्टेन वैल्यू या उस सर्टेन पॉइंट से भी बियॉन्ड अगर बढ़ाते चले जाएं तो जंक्शन ब्रेकडाउन होगा, और तब लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगी।
लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं होता, उसके पहले जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करती है वो कम होती है, ऑल्दो आप वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं। तो यानी कि वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज तो आप बढ़ा रहे हैं इन इस पॉइंट के पहले वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपने थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाया, स्मॉल इंक्रीज इन द वोल्टेज, तो देयर विल बी अ रैपिड इंक्रीज इन द रिवर्स करंट। वहां पर काफी ज्यादा करंट की मात्रा फ्लो करेगी। ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सर्टेन रिवर्स वोल्टेज है जिसके नीचे या जिसके ऊपर फिनोमेना चेंज हो जाता है, यानी जिसके नीचे तक तो डिप्लेशन रीजन ग्रो कर रहा है, जिसके ऊपर डिप्लेशन रीजन डिस्ट्रॉय हो गया और लार्ज रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करी। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है पी इंजेक्शन डायोड का, ये डिप्लीशन रीजन के विड्थ पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ वाइड हो तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल मामला चल रहा है कि पी इंजेक्शन डायोड विथ वाइड डिप्लीशन रीजन हैव हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। और अगर मान लीजिए कि नैरो डिप्लीशन रीजन हो तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो भी नैरो होगा। ये आपको याद होगा कि अगर हम डोपिंग कम मात्रा में करें तब डिप्लीशन रीजन वाइड होता है, और अगर हम डोपिंग ज्यादा मात्रा में करते हैं तब डिप्लीशन रीजन नैरो होता है। तो डिप्लीशन रीजन अगर नैरो है तो जान लीजिए कि उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो भी कम होगा। क्या ब्रेकडाउन करने का तरीका एक ही है या एक से ज्यादा? तो इसका जवाब भी आपको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जो ब्रेकडाउन किया जाता है जंक्शन का, उसको अचीव करने के देयर आर टू मेथड्स। एक को जो ज्यादा पॉपुलर है उसको कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन, और दूसरा है एवलांच ब्रेकडाउन। क्योंकि दोनों फिनोमेना दो अलग अलग तरीके से करते हैं, ऑल्दो इनका जो अल्टीमेट अचीवमेंट है वो तो सेम ही होता है, मतलब उनकी वजह से जो होता है, यानी कि डिप्लेशन रीजन का ब्रेकडाउन हो जाना, अल्टीमेट रिजल्ट तो सेम ही है दोनों का, पर जो फिर काम करने का जो तरीका, जो फिनोमेना है वो डिफरेंट है। इसलिए एक बोलेंगे जेनरल ब्रेकडाउन और एक बोलेंगे एवलांच ब्रेकडाउन फिनोमेना। तो बारी बारी से आपको जानते हैं, सबसे पहले एवलांच ब्रेकडाउन की बात करते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन उन्हीं पी इंजेक्शन डायोड्स में होता है जिनकी लाइटली डोपिंग की जाती है, यानी डोपिंग कम मात्रा में की जाती है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि लाइटली डोप्ड पी इंजेक्शन डायोड जो होते हैं उनका डिप्लेशन रीजन क्या होता है, वो वाइड होता है। तो अगर डिप्लेशन रीजन वाइड है यानी कि लाइटली डोप्ड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएं। एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने से एक्चुअली क्या होता है, डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, वो डिप्लेशन रीजन को डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर डिप्लेशन रीजन वाइड है। क्यों नहीं है, ये हम जेनर पढ़ाएंगे तो आप एक फॉर्मूला बताएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बीच में फॉर्मूला याद हो तो आपको याद होगा कि उसमें जो है अपॉन ई इजकल टू वी अपॉन डी आता है, यानी कि जो विथ है वो नीचे आती है। तो विथ जितना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही, यानी डी जितना ज्यादा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी फॉर द सेम एक्सटर्नल वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाने का मतलब क्या होगा कि वो इतना सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर सकता कि वो डिप्लेशन रीजन को ब्रेक कर दे। एवलांच ब्रेकडाउन में एक्सटर्नल वोल्टेज लगाकर आप जो है ब्रेकडाउन अचीव नहीं कर सकते, डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते। फिर कैसे होता है? ऑल्दो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने से डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिप्लेशन रीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, पर एक दूसरा तरीका है। वो तरीका क्या है कि उसके अंदर होते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर रीजन। इमोबाइल चार्ज कैरियर रीजन किसे कह रहे हैं? डिप्लेशन रीजन के अंदर, ठीक है। उनको, जिसके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, लेकिन उनको माइनॉरिटी कैरियर की, तो माइनॉरिटी कैरियर वहां नहीं होता तो फिर माइनॉरिटी कैरियर कहां से आए? पी सेक्शन एन सेक्शन, उनके पास तो माइनॉरिटी कैरियर है। तो माइनॉरिटी कैरियर की मदद से इस रीजन को, डिप्लेशन रीजन को, जिसको इमोबाइल चार्ज कैरियर रीजन भी कहते हैं, माइनॉरिटी कैरियर की मदद से इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो यानी कि
बहुत ब्रीफ में कहा जाए तो बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक करियर। तो यही एक बड़ा डिफरेंस है। आगे आपको डिफरेंस भी हम समझाएंगे कि अवलांच ब्रेकडाउन और जीरा ब्रेकडाउन में क्या अंतर है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अवलांच ब्रेकडाउन को एक्सटर्नल वोल्टेज लगाकर आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर माइनॉरिटी करियर की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकते। जीरा में ठीक इसका उल्टा होगा। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज करियर है उनके बारे में हम लोगों ने एक बात पढ़ी है, पहले भी पढ़ाया गया है कि माइनॉरिटी चार्ज करियर रिवर्स बायस, जब पी इंजेक्शन डायोड का आप रिवर्स बायस करते हैं तो वो जो आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। तो जब उस पर डिपेंड नहीं करता तो फिर माइनॉरिटी चार्ज करियर आप फिर कैसे बढ़ाते हैं? तो वो डिपेंड करता है, एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे माइनॉरिटी चार्ज करियर की संख्या बढ़ती है। और माइनॉरिटी चार्ज करियर की जो की संख्या बढ़ती है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज पे नहीं। ठीक, ये जो रिवर्स वोल्टेज फिर अप्लाई कर रहे हैं, फिर ये किस काम आ रही है? यानी माइनॉरिटी चार्ज करियर को जनरेट करने के काम तो नहीं आ रही है, वो तो थर्मली जनरेटेड चार्ज करियर है। तो फिर ये किस काम आ रही है? इसका जवाब ये है कि जो अप्लाइड करते हैं रिवर्स वोल्टेज, वो इग्निशन डायोड को एनर्जी सप्लाई करती है, जो ऑब्वियसली सभी चार्ज कैरियर को मिलते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को भी मिलते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब क्या हो गया? पी टाइप में होल्स की बात हो रही है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर किसकी बात हो रही है? सॉरी, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल की बात हो रही है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एक्सटर्नल वोल्टेज से एनर्जी प्राप्त कर लें, तो अगर एनर्जी प्राप्त कर लेंगे तो वो क्या करेंगे? दे विल बी एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। यानी कि उनकी जो स्पीड है वो जो पहले कम थी, पहले स्पीड क्यों थी? बिकॉज ऑफ जो उनके पास स्पीड थी वो क्या थी? एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। वो किस, जैसे कि हम लोग लॉन्च बैकग्राउंड अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि जो हम अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है मैग्नेटिक करियर्स। मैग्नेटिक करियर की संख्या है वो रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक चार्ज करियर क्या होते हैं? थर्मली जनरेटेड चार्ज करियर होते हैं। तो जो हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं फिर वो किस काम आता है? वो पी इंजेक्शन डायोड को एनर्जी सप्लाई करता है, और वो जो एनर्जी सप्लाई करता है तो ऑब्वियसली वो किसको सप्लाई मिलेगी? सभी चार्ज कैरियर्स को मिलेगी, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भी वो एनर्जी मिलेगी। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स हैं एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो एनर्जी पाएंगे तो वो एक्सेलरेट होंगे। मान लीजिए कि हम पहले शुरू में मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि होल फिजिकली कुछ नहीं बट क्या है? वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट? तो जब ये एक्सेलरेट होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा विथ ग्रेटर वेलोसिटी, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं पी इंजेक्शन डायोड का, जैसे जैसे आप हायर वैल्यूज की तरफ आप जा रहे हैं, जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी, और उसके कारण ये और ज्यादा एक्सेलरेट होने की वजह से काफी हाई स्पीड के साथ पी इंजेक्शन के अंदर मूवमेंट करने लगेगा। तो अगर ये हाई स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहा है, हाई स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द मूवमेंट पी इंजेक्शन डायोड कोई खाली स्थान तो है नहीं, कोई कंडक्शन बैंड जैसा तो कुछ है नहीं कि बिल्कुल और कोई है ही नहीं, कि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। वहां पर पी सेक्शन में या एन सेक्शन में या डिप्लीशन रीजन में एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सारे हो सकते हैं जो कि फ्री हों, तो वो उनके साथ कोलाइड कर सकता है। तो अगर ये हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ, आयन के साथ या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, तो ये मोस्टली जो कोलिजन होते हैं क्या होते हैं? वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, और इसमें वो जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होता है, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो ट्रेवल कर रहा होता है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, तो आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो अपने अपने जिस एटम के साथ के लास्ट ऑर्बिट में, जिसे वैलेंस सेल आप कह रहे हैं, उसके साथ वो अटैच एक बॉन्डिंग में है, तो वो क्या करेगा? अगर उसके सफिशिएंट एनर्जी उसको मिल जाए तो वो उस बॉन्डिंग को क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। और जिस पेरेंट एटम के साथ वो अभी तक बधा हुआ था, विद सम कोवेलेंट बॉन्डिंग वो बधा हुआ था, उससे वो फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इस तरीके से बढ़ जाएगी। एक तो वो जिसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ वो आया और कोलाइड किया, और कोलाइड किया तो चाहे वो एटम से कोलाइड करे चाहे वो आयन से कोलाइड करे,
या कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, किसी से भी कोलाइड करे, अल्टीमेट नतीजा क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो पहले फ्री नहीं थे, जो बॉन्डेड थे, जो अपने पेरेंट एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग में थे, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी पाकर वो ब्रेक हो गए। क्या केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही बने? अब इस सवाल का जवाब दे लिया जाए। देखिए, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है और उसको फ्री कर देता है, तो जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटता है तो उस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, और वो जो वैकेंसी क्रिएट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? होल कहेंगे। तो एक तरह से एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हो गया, और दूसरा एक वैकेंसी जिसे आप होल कहेंगे भी क्रिएट हुई। तो हमेशा विथ एवरी कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड होल इन द वैलेंस बैंड। तो हमेशा हम जब भी कोलिजन होता है तो एक शब्द बोलते हैं कि दैट विल जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, अकेले नहीं जनरेट होता। इस बात को इस इलस्ट्रेशन से भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक पी इंजेक्शन डायोड का एक ब्लॉक डायग्राम है और आपने उसको एक बैटरी से रिवर्स बायस के फैशन में जोड़ रखा हुआ है। आप कैसे जोड़ते हैं अब उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और एक ये वाइड सा डिप्लीशन रीजन है, और इस वाइड डिप्लीशन रीजन के अंदर बहुत सारे इमोबाइल आयंस हैं। पी साइड की तरफ नेगेटिव आयंस है और एन साइड की तरफ पॉजिटिव आयंस है। तो इनके बाद कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई करियर नहीं है। लेकिन पी सेक्शन में और एन सेक्शन में हो सकता है कि वहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। जैसे यहाँ पर इसको हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर आप उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? वो एटम के साथ कोलाइड करेगा, और जब एटम के साथ कोलाइड करेगा तो न केवल इलेक्ट्रॉन एक पैदा करेगा बल्कि एक होल पैदा करेगा। इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, होल इन द वैलेंस बैंड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट होंगे आफ्टर एवरी कोलिजन। सो अब जरा इसको समअप करते हैं कि क्या क्या बातें हो गई। देखिए, ये जो न्यूली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, ये एनर्जी कहां से प्राप्त किया? एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से प्राप्त किया, क्योंकि उसी वोल्टेज सोर्स ने काइनेटिक एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को, जो पहले से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर मौजूद था, वो एटम से टकराया और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। और अब ये भी उतना ही एक्सटर्नल वोल्टेज महसूस कर रहा है, इसकी वजह से वो भी हाई स्पीड से ट्रेवल करने लगेगा। तो पहले तो मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन था पहले, अब उसने टकराया और उसने एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर जनरेट किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अब तो दो हो गए। अब सबको उतना ही पोटेंशियल, उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड है और उतने ही हाई स्पीड के साथ एक्सेलरेटेड ट्रेवल कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब एक की बजाय दो कोलिजन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से कोलाइड करेगा और दो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। अब दो जब कोलिजन हो गए तो चार हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चल पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन और होल के बहुत सारे पेयर जनरेट होंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें समय लगेगा, ये बहुत ही एट वंस जनरेट होंगे, क्योंकि इन सभी को के ऊपर एक जैसा एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड है। इस वजह से उन सबके पास एक जैसी स्पीड है, एक जैसा काइनेटिक एनर्जी है, उन सबके पास कोलाइड करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, और विद कोलिजन, एवरी कोलिजन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर विल जनरेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं करियर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे का अभी बोला ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो आप एपीजीपी आपको पढ़ाया गया होगा, तो आप समझ लीजिए कौन सा वाला है। तो कैरियर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे कैरियर मल्टीप्लिकेशन। और इस तरह की जो ब्रेकडाउन है इसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच का मतलब आप समझते होंगे, आजकल आप देख ही रहे होंगे पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ गिरती है वहां भी एवलांच हो जाता है, कि जरा सी बर्फ थोड़ी सी सरकी तो वो क्या करते हैं कि आगे की बर्फ को सरकाती है, और अब क्या होगी? बर्फ की दुगनी मात्रा होगी, एक जो पहले आई और जो अब सरकी, और ये दुगनी मात्रा जो दुगनी मात्रा की बर्फ को सरका सकती है। इस तरीके से बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरक जाता है, जिसको हम कहते हैं एवलांच। पहाड़ी इलाकों में अक्सर एवलांच की वजह से बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है और काफी कैजुअलिटी हो जाती है। तो ये शब्द जो है एवलांच वहीं से लिया गया है, क्योंकि जैसे एवलांच में मल्टीप्लिकेशन होता है आइस का, उसी तरीके से यहाँ भी जो है
जो चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, कैरियर मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, मतलब कैरियर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से मल्टीपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हुए, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज कैरियर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहां तक तो मामला आ गया कि कैरियर मल्टीप्लिकेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर विल जनरेट। लेकिन करंट कैसे बना? आप जानते हैं कि जब आप पी इंजेक्शन डायोड को रिवर्स पास करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करती है। ऑल्दो शुरू में रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत कम होती है क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज और एट अ सर्टेन पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट कह लीजिए, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हुए ड्यू टू द कैरियर मल्टीप्लिकेशन, जिसको अभी हमने थोड़ी देर समझाया। तो लार्ज नंबर ऑफ अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सडन राइज इन द रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट में क्या होगा, एकाएक बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी और दैट लीड्स टू जंक्शन ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जंक्शन है, पी जंक्शन है, वो क्या होगा, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो ब्रेकडाउन का जो सेंस है, जिसका मतलब है कि जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो रीजन जिसे हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं, आम भाषा में डिप्लेशन रीजन कहते हैं, जहां पर कि जो आयंस है दे आर इमोबाइल, उसका टूट जाना और रिवर्स सैचुरेशन करंट का बढ़ जाना, सडन राइज कर जाना, दैट इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। सो ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे होता है, जैसे कि हमने अभी तक बात करी कि जो डिप्रेशन रीजन का जो ब्रेकडाउन होगा, जिसे हम जंक्शन ब्रेकडाउन कहेंगे, वो एक सर्टेन वोल्टेज पे होगा। उस वोल्टेज को एक खास नाम दिया गया, उसको कहा गया है एवलांच ब्रेकडाउन, और उस एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VBR। तो आप V तो आप समझ रहे वोल्टेज है, जो BR सफिक्स में लगाया गया, इसका मतलब क्या है, ये है ब्रेकडाउन रीजन, आफ्टर ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है, TR फॉर ब्रेकडाउन। ओके, सो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम आपको एक और बताने वाले हैं VZ, तो एक दूसरे दोनों में डिफरेंस आप क्रिएट कर सकें। इस बात को जरा कैरेक्टरिस्टिक से भी समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि ये प्लॉट है बिटवीन द फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने की कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड में पी इंजेक्शन डायोड तो वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि करता आया है, लेकिन रिवर्स में जिसकी जो बिहेवियर है, एक सर्टेन वोल्टेज के पहले तो बिहेवियर सामान्य है, एक सामान्य पी इंजेक्शन डायोड की तरह काम कर रहा है, बट आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज एक्सेसिव करंट का, जो रिवर्स करंट का जो फ्लो होता है, वो थोड़ा सा अलग है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एवलांच ब्रेकडाउन। और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे होता है दैट इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, दैट इज VBR। कैसे निकालते हैं, आप वो जो कर्व आप देख रहे हैं, कर्व क्या हो रहा है, एकाएक जो है कर्व जो है एक्स वाई एक्सिस के लगभग पैरेलल सा हो जाता है। तो अगर इसका टेंजेंशियल एक लाइन ड्रॉ करें और जहां पर वो एक्स एक्सिस यानी वोल्टेज एक्सिस को कट करे, तो उस वोल्टेज की पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, दैट इज VBR बोलते हैं, ठीक है। सो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये रिवर्स वोल्टेज निकालना पड़ा। एक तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में एक नी वोल्टेज होता है, वैसे ही रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का ये नी वोल्टेज ही है, जिसको यहाँ पर हम एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज कह रहे हैं, ठीक है। सम अप कर लेते हैं अब, जरा एवलांच ब्रेकडाउन को सम अप कर लेते हैं विद 3 पॉइंट को। ये 3 पॉइंट आपको इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि हम जब जेनरल ब्रेकडाउन बताएंगे तो इन्हीं 3 पॉइंट्स में ही अंतर आ जाएगा। पहला बात, एवलांच ब्रेकडाउन तभी होता है जबकि पी इंजेक्शन डायोड क्या हो, लाइटली डोप्ड हो, एक। दूसरा कि जो एवलांच ब्रेकडाउन है ये 5 वोल्ट के अबव ही होता है। आमतौर पे जो पी इंजेक्शन डायोड बनाए जाते हैं उनमें 5 वोल्ट के बियॉन्ड ही ये होता है, उससे कम पर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो बहुत ही नोट करने वाला है, और वो ये है कि ये जो फिनोमेना एवलांच ब्रेकडाउन का, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर आप VBR के बियॉन्ड चले गए, वोल्टेज आपने बढ़ा दिया और एक्सेसिव करंट फ्लो करने लगा, तो जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आप जानते हैं सिलिकॉन का या जर्मेनियम का अपना एक
टेट्राहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर आप वोल्टेज को दोबारा कम भी कर दें, यानी कि वीबीआर से रिड्यूस भी कर दें, तो भी वो पी इंजेक्शन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चूंकि खत्म हो चुका है ब्रेकडाउन की वजह से, इसलिए वो फिर पी इंजेक्शन डायोड किसी काम का नहीं रहता। तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको रिकवर नहीं कर सकते कि नहीं चलो वोल्टेज बढ़ाया, काम हो गया, देख लिया हमने क्या इतने वोल्टेज के बाद हो रहा है, अब हम वापस ले लेते हैं। परमानेंटली डैमेज होता है। लैब में भी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बार बार बताया जाएगा कि जब पी इंजेक्शन डायोड कीजिए तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर मत चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो पी इंजेक्शन डायोड फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए क्योंकि पी इंजेक्शन डायोड जो है वो लाइटली डोप्ड होता है और उसमें इस फिनोमेना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, अब तीसरी बात की बात करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, जब हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी, पी इंजेक्शन डायोड टेम्परेचर के साथ कैसे बिहेव करता है। तो आपको फॉरवर्ड बैच में आपको याद होगा, हमने बताया था कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बैच में टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, आपको एक फिगर आपको याद होगा हमने दिखाई थी कुछ लेक्चर्स पहले, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं नी वोल्टेज घटता जाता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है, यानी वहां पर निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड बैच की बात कर रहे हैं। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नी वोल्टेज कम होता जाता है, परंतु एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ध्यान रखिएगा, एवलांच ब्रेकडाउन के साथ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज साथ में इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई हम तो कह रहे हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये जो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन्हें ध्यान रखिएगा, जीनर मैथ्स को कंपेयर करें। ओके, अब बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन की, तो बात हो गई। अब बात करते हैं जीनर ब्रेकडाउन की। आज मुझे लगता है इतना ही हो पाएगा, और उसके बाद हम लोग जीनर डायोड के बारे में बात कर रहे हैं। जीनर ब्रेकडाउन कब होगा? जबकि पी इंजेक्शन हैवीली डोप्ड होगा। जब हैवीली डोप्ड होगा तो जो उसका डिप्लीशन रीजन होगा वो क्या होगा? वो बहुत नैरो होगा। नैरो होने से क्या होगा? जो रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, आपको याद है ना, बताते E इक्वल टू V बाई डी। अब डी बहुत कम है तो वोल्टेज आप उतना ही लगा रहे जैसा कि आप वहां पे लगा रहे थे जब लाइटली डोप्ड था, लेकिन वोल्टेज आप उतना ही लगा रहे। लेकिन जो नैरो है डिप्लीशन रीजन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगने की वजह से ब्रेकडाउन अचीव किया जा सकता है। यानी इनर्शियल बॉटम लाइन क्या हुई कि यहां पर रिवर्स वोल्टेज लगाकर डिप्लीशन रीजन को ब्रेक किया जाता है। यानी ब्रेकडाउन इज अचीव बाय अप्लाइंग रिवर्स वोल्टेज। वहां क्या बताया था कि रिवर्स वोल्टेज लगाने पे डिप्लीशन रीजन ब्रेक नहीं होता, बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मदद से किया जाता है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे बनते हैं? थर्मली जनरेटेड होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इस बात को समझने के लिए इस फॉर्मूले पर वापस आते हैं। E इक्वल टू V बाई डी। मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे कि 3 वोल्ट पे ही रिवर्स वोल्टेज 3 वोल्ट है, उसी पर ब्रेकडाउन आप अचीव करना चाहते हैं। देखिए 5 वोल्ट से कम, एवलांच में आपको बताया था 5 वोल्ट से ज्यादा, और जो डिप्लीशन की थिकनेस है बहुत ही कम है, 100 एंगस्ट्रॉम, या कह लीजिए 1000 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू रख दीजिए, वोल्टेज V की 3 रख दिया, यहाँ 100 इंटू 10 टू माइनस 10, तो कितना आया? 3 इंटू 10 टू पावर 8 वोल्ट पर मीटर। ये बहुत ही हाई वैल्यू है, लगभग 3 लाख वोल्ट हो गया, सोचिए, पर मीटर। तो इतनी हाई, इतनी इंटेंसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करता है कि वो जो डिप्लीशन रीजन के अंदर, जो पी इंजेक्शन के आसपास जो रीजन होता है, उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, उन सभी बॉन्ड्स को एक साथ तोड़ देता है। और उसकी वजह से क्या होता है? अब देखिए एक साथ तोड़ने का क्या फर्क हुआ वो हम आगे बात करें। एक साथ तोड़ देता है और जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। पर ये जो ब्रेकडाउन है इसे हम कहेंगे जीनर ब्रेकडाउन। इस बात को इस फिगर से भी समझिए। देखिए यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है वो काफी नैरो है, पर सभी के ऊपर यहाँ कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का रोल नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो या तो आयन डिप्लीशन में आयन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन
बाहर आ जाते हैं, निकल आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो वहां पे क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी। और यहाँ भी वही बात कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा। ठीक, ओके। तो समराइज कर लें जरा इस बात को जो हमने अभी तक बात की, कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, लाइक पर्टिकुलर वैल्यूज के इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा केवल उतने रीजन में। कितने रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, क्योंकि वो बहुत नैरो है। ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आयन के साथ लगे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग किए हुए हैं, उन पर फोर्स अप्लाई होगा, और उस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से बाहर खींचे चले आएंगे, बाहर आ जाएंगे। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो वहां पर होल क्रिएट हो जाता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होगा। और इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीशन रीजन के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हमने किया क्या, कि हमने बहुत थोड़ा सा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, बट उसका असर क्या हुआ, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एकाएक बढ़ गए।